हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, वीडियो एंड तक देखना बेटा, स्किप मत करना। मैं बहुत बेसिक से समझाता हूं इसलिए ताकि हर एक बच्चे को समझ आए। कोई बच्चा अगर मेरे चैनल पे आया और वो देख रहा है तो उसे समझ आएगा डेफिनेटली। इतने बेसिक से करवाता हूँ। चैप्टर को स्टार्टिंग में बेसिक रखता हूँ, इसके बाद फिर थोड़ा तेज कर। देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि मान लो बेटा ये बॉडी है, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो चेंज करेगी, अपनी स्टेट को चेंज करेगी। पहले ये रेस्ट पे है, लेकिन ये जो फोर्स है क्या करेगा, इसको मोशन में कर देगा। क्लियर है? आ गया समझ? तो सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा था कि कोई ना कोई फोर्स चाहिए होती है किसी की स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, किसी बॉडी की अगर वो रेस्ट पे है या मोशन में है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें बेसिकली फोर्स चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा बेटा, कितनी फोर्स चाहिए, कितनी स्टेट चेंज करनी है। मान लो 4 की स्पीड से दौड़ रहा है, 10 की स्पीड में बताओ कितनी फोर्स लगेगी। एक झूला है, स्विंग कर रहा है वो, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से स्विंग कर रहा है, तो कितना धक्का दे कि वो 10 हो जाए, और कितना कम धक्का दे कि वो नीचे ना गिरे जाके। आ रहा समझ? तो बेसिकली सेकंड लॉ बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में, कितनी फोर्स। तो देखते हैं, पहले डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो जो डेफिनेशन होती है वो बोलती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स। मतलब ये बोल रहा है कि बेटा, अगर मोमेंटम चेंज करना है, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम मतलब स्टेट चेंज करनी है, मोमेंटम चेंज करना है, तो उसके पे अनबैलेंस फोर्स लगेगी। और बैलेंस लगेगी जरूरी नहीं है, देखो बैलेंस से होगा। ये बॉडी इधर से भी सेम फोर्स लगेगी, यहां से भी, क्या ये मूव करेगी? नहीं। तो जब ये मूव नहीं करेगी तो इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं रहेगी, मतलब बेसिकली मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब बैलेंस फोर्स से मोमेंटम नहीं आएगा इनबैलेंस फोर्स से। देखो, अब ये पता कैसे लगता है हमें, सेकेंड लॉ मोशन में देखते हैं। देखो, एक बॉडी है हमारे पास, ये रही। इस बॉडी की स्पीड u है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई। जब फोर्स लगाई तो इसकी स्पीड क्या होगी? v। यहां पे लिखते हैं v होगी, और जो मास है वो क्या है? m। और अभी भी क्या है? m। मास तो नहीं चेंज होता ना, u स्पीड चेंज होगी। और ये सारा का सारा जो चेंज हुआ है बेसिकली वो यहां से लेके यहां तक हुआ है, टाइम t में। क्लियर है? तो देखो ध्यान से देखना, इनिशियल स्पीड हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, मास m दे रखा है, और इसको मैंने फोर्स लगाया। ये बेसिकली मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं और फॉर्मूला निकलवा रहा हूं। देखो, फॉर्मूला मैं दोनों से निकलवा सकता हूं, इस मेथड से भी और कैलकुलस मेथड से भी, दोनों ईजी है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ईजी रहता है समझने में। कोई 9th क्लास का बच्चा देखेगा वीडियो तो उसको भी समझ आएगी। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे देखूं P1 तो हमारे पास क्या आएगा? mu। और अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा P2 तो क्या आएगा? mv ना। अगर मैं देखूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जहां रेट की बारी आई वहां पे t से डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो मैंने मोमेंटम का करवाया है, उस मोमेंटम के लेक्चर में बताया है कि बेटा अगर रेट की बारी आई तो डिवाइड कर दो। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑब्वियसली फोर्स लगा रहा हूं तो ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो p2 माइनस p1 डिवाइड बाय t। कभी भी रेट की बात आई तो चेंज इन मोमेंटम, ये रहा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन रेट, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं नाउ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू mv माइनस m u अपॉन t। ये आ गया नाउ। डेफिनेशन कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स बेसिकली। सो देखते हैं, तो ये कह रहा है कि बेटा फोर्स जो मैं लगाऊंगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। अगर मैं इसमें से m की वैल्यू कॉमन ले लूं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन ले क्या आया? v माइनस u अपॉन t।
टी। अगर यहां पे ध्यान दो बेटा, F इज इक्वल टू के एम ए, क्यों? क्योंकि V माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा। चलो इसको ऐसा करते हैं, के बाद में लगाते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये रहा। क्लियर है ना? ये हटाने के, देखो ये चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा, इस पे डिपेंड है, बट इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब ये कांस्टेंट जो k की वैल्यू होती है 1 होती है, और k की वैल्यू 1 होगी तो फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है ना? ध्यान देते हैं, SI यूनिट ऑफ F इज न्यूटन। एक फिजिस्ट के नाम पे, मतलब एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसलिए हमेशा इसकी जो यूनिट होती है वो कैपिटल N लेते हैं। ठीक है, नाउ एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मास की क्या होती है kg, तो 1 kg, और इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स में देखूंगा तो होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है? ये आ गई ना। ये तो SI सिस्टम था बेटा। अब देखेंगे CGS यूनिट। अगर मैं CGS सिस्टम में देखूं तो उसमें होती है बेटा डाइन, तो 1 डाइन इज इक्वल टू, देखो न्यूटन को डाइन में लेते हैं तो किलोग्राम का क्या होगा, ग्राम, मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड रहेगा। तो ये किसमें CGS सिस्टम है। अब एक इसकी ग्रेविटेशन यूनिट भी होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट। जैसे हम बोलते हैं ना किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट, सॉरी, तो किलोग्राम वेट या फिर किलोग्राम फोर्स एक ही बात होती है। मान लेते हैं बेटा 1 kg वेट या फिर 1 किलोग्राम फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मतलब अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे 20 kg वेट या 20 kg F, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 9.8। तो उस वैल्यू को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम कहां पहुंच जाओगे, SI में, मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करने पे न्यूटन में पहुंच जाओगे। क्लियर है? आगे समझ? नो। इसी की एक ग्राम भी होती है, वो भी देख लो जब इतना सब कुछ देख ही है तो 1 ग्राम वेट या फिर 1 ग्राम फोर्स विच इज इक्वल टू 980 न्यूटन। ये भी ठीक है। क्या किया मैंने इसके अंदर, बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, 1000 से, हाँ। तो क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं ना, सॉरी, ग्राम वेट, हाँ ठीक है, बेटर ऑप्शन। तो अगर kg वेट में देगा तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर GF में देगा वो तो 980 न्यूटन, 980 से मल्टीप्लाई कर देना, न्यूटन में पहुंच जाओगे। क्लियर? इसके अलावा एक और कन्वर्जन है जो तुम प्लस में पढ़ के आए हो, दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये भी लिख लेना बेटा, इसके बाद ये लिख लेना, ये आ गया। अब जब साथ में कर ही रहे हैं तो एक काम करते हैं बेटा, कैलकुलस मेथड से भी कर ही लेते हैं। ठीक है, उससे और इजी होगा, बिल्कुल छोटा सा, एकदम छोटी सी डेरिवेशन बन जाती है उससे। तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो और चाहो तो ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो वो कंसेप्ट है जो तुम 9th में पढ़ के आए हो। ठीक है, और जो अब करने वाले हैं ये +1 का है। देखो P इज इक्वल टू mv होता है, यही होता है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। t की रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, dp/dt इज इक्वल टू m चेंज नहीं होगा, dv/dt। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेशानी हो बेटा, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ, बेटा सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। नाउ फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 F is directly proportional to कहां चला गया, ये रहा, m dv/dt, and you know that the dv/dt is equal to acceleration. So ये acceleration आई, इसको आगे देखेंगे तो F is directly proportional to ma, so बस is equal to kma, k की वैल्यू 1 तो F is equal to ma। अच्छा, k की वैल्यू 1 हमेशा रहती है इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चाहे वो डाइन में हो, चाहे वो SI यूनिट में हो, या फिर ये ग्रेविटेशनल जो यूनिट है इसमें, तीनों में क्या रहेगा, सेम, k की वैल्यू 1 रहेगी। तो ये सिंपल डेरिवेशन थी, सिंपल डेरिवेशन बस। तो सेकेंड लॉ हमारा डेरिवेशन और फॉर्मूला यही होता है। तो 2 फॉर्मूले याद रखोगे तुम, एक तो याद रखोगे बेटा F इज इक्वल टू ma,
ध्यान रखना इस फॉर्मूले को तो नहीं छोड़ना एंड तक, ये तुम्हारा साथ देगा बेटा आगे भी 2-4 साल 5 साल जब तक जाओगे तब तक फॉर्मूला साथ देगा। एंड F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला मैंने क्या किया सिर्फ एक ही वैल्यू डाल दी। तो ये दो फॉर्मूले अब लगने वाले हैं, ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, क्लियर है। चलो देखो एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है वो, एक बुलेट है जिसका मास हमारे पास बेटा 0.04 kg से, और जो मूव कर रही है मतलब मूविंग आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट नहीं आ रहा, मूविंग आ रहा है। तो जब मूविंग देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है तो हम u की वैल्यू 0 ले देते हैं, लेकिन यहां कह रहा है मूविंग इस वेलोसिटी से मूव करिए, तो वेलोसिटी रखिए 90 मीटर पर सेकेंड। नाउ वो कह रहे हैं एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसमें लगी और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 60 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। वो कह रहा है बताओ बेटा फोर्स कितनी लगेगी ब्लॉक के ऊपर, रेजिस्टिव फोर्स का ध्यान रखना, मतलब ये कि बॉक्स है, यहां से बेटा बुलेट चलाई गई, बुलेट बहुत अच्छी बनाता हूं, वाह, ये बुलेट आई और जब बुलेट इसके अंदर लगी, जैसी इसके अंदर लगी, इसको घसीट के दूर दूर फेंका और ये बॉक्स गिरा जाके बेटा इधर, और बुलेट इसके अंदर लगी रहेगी। अरे ठीक हो जा बुलेट, बुलेट इसके अंदर धसी रहेगी, यही कह रहा है। तो देखो अब ध्यान से देखना, ये यू से जा रही है इनिशियल वेलोसिटी और इसी पे टकराएगी जाके, इसमें ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। ये चल रही है बेटा 90 मीटर पर सेकंड से, अब ये 90 मीटर पर सेकंड से इसमें लगेगी जाके, और लगने के बाद किसमें हो जाएगी 0। इसका मतलब जो वेलोसिटी इसकी कम हुई है 90 से लेके 0 तक हुई है, वो ही इस पे फोर्स लगाएगी, मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है बेसिकली, स्पीड बढ़नी, डी एक्सेलरेशन क्या होती है, स्पीड कम होनी। तो स्पीड कम हो रही है, कितनी कम होगी वो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान से क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्यों लगाया, देखो बेटा 3 इक्वेशंस होती है, मोशन है स्ट्रेट लाइन में मैंने करवाई है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, और तीनों के बारे में बताया कैसे लगती है। हमें बेसिकली क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, v 0 है और u दे रखा है, a निकालना है बस, इसलिए मैंने ये इक्वेशन चूज की है। नाउ v 0 क्यों है, क्योंकि बेटा रुक जाती है बुलेट जाके अंदर, और u स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a निकालना है, और s कितना देखा हमें 60 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो a इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर मतलब 90 इंटू 90 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 60 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ये आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा माइनस में आएगा ये, क्योंकि माइनस तो लगा ही रहेगा इसके आगे। ना अगर मैं यहां पे देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको देखूं ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू a 0 ने ये कैंसिल किया और 9 9 से 81, तो 81 अपॉन 6 2 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पर, ध्यान देना इसका एक 1 0 है और नीचे जाके 2 प्लस होंगे, तो कितने आए इधर आगे। तो a इज इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 12 से सॉल्व करूंगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 6 पॉइंट नहीं होता, डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा। 81 12 6 to 72 आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंड 11 में से अगर 2 गए तो 9, बस 9 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 0 लगा, यहाँ पॉइंट आया, 12 तो 7 समथिंग 86 होते हैं शायद, 84 होते हैं, तो 6.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 यही आया। एंड f इज इक्वल टू m, a आया हमारे पास, f इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास 0.04 इंटू a कितना है 6.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो f इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बेटा 2 0 तो इसने खाली, 6.7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6.7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 7 से 28 तो 26.8, और इसका एक 0 इसमें खत्म कर देखो, तो 26.8 मल्टीप्लाई किया बेटा, बस इतना ही आएगा न्यूटन। माइनस में आएगा क्योंकि ये भी माइनस में थी, यहाँ भी माइनस में थी। ए हमारे पास जो आया था बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया था, मैंने मास से मल्टीप्लाई किया, ये दो जो इसके नीचे 2 zeros आएंगे वो ये खा गया, 1 0 रहेगी, 1 0 से मल्टीप्लाई कर दी, तो लगभग कितना आया 268 न्यूटन। हाँ इनका तो 270 न्यूटन आया, तो इनका थोड़ा बहुत गड़बड़
ऐसे ही आ रहा है इधर उधर करके। ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। देखो बुलेट काट दूं, चलो बेटा बुलेट राजा बजा दिया बाजा। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल देखें। देखो स्क्रीन पे, a force of 72 dyne is inclined to a horizontal at an angle 60 degree. Find the acceleration in a mass of 9 gram which moves in a horizontal direction. देखो एक ये लग रही है with 60 degree to the horizontal, 72 dyne है, यही है। नो ये आ गया। देखो इस तरफ हमारी फोर्स लग रही है, दो कंपोनेंट हो गए, इस तरफ एफ एच और एक होगा एफ वी। देखो बेटा ध्यान दो, मैंने तुम्हें दोनों चीज मतलब जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ये बताया बेटा वेक्टर में, और तुम्हें वो देखना पड़ेगा जाके, जब तक नहीं देखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। वेक्टर ऐसा टूल है जो बहुत ज्यादा तुम्हें सिखाएगा फिजिक्स के बारे में, तो ध्यान देना उस पर। नाउ अब ये रहा, अब वो कह रहे कि बताओ बेटा एफ एच डायरेक्शन, अगर बॉडी जो इस पर बॉडी लगी है उसका मास कितना है, आई थिंक 9 ग्राम था, लेट मी चेक। हाँ तो 9 ग्राम था, 9 ग्राम दे रखा है। तो देखो देखो तो फोर्स H इज इक्वल टू थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होगा तो F कॉस थीटा, यही आएगा। F कितना है 72 कॉस 60 ना, कॉस 60 होगा तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, मैं एक बार देखूं तो हाँ ठीक है ये भी ठीक है ना। कॉस 60 की बात करें कितना आएगा, कॉस 60 निकाल के देख लेते हैं, 0 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 60 मतलब √3/2, तो 72 इंटू √3/2, ये आ गया हमारे पास FH। ये आगे वो बता रहा है बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी, शायद यही पूछ रहा है। नहीं कहाँ चला गया, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमारे पास ये आ गया। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो एक सेकेंड, ठीक है, मैंने शायद cos 60 की वैल्यू गलत लिखी थी ना, cos 60, ओ शिट बेटा यहाँ पे 4 3 2 1 आएगा, 1/2 होती है, जब इसकी वैल्यू 1/2 होगी तो यहाँ आ गया 1/2, तो कटा कितना है एफ एच इज इक्वल टू 36, और किस में आएगा ध्यान दो बेटा, डाइन में आएगा ये, क्यों, क्योंकि हमें फोर्स डाइन में दे रखी है। एक्सेलरेशन निकालनी है तो एफ एच इज इक्वल टू एम में, तो क्या आएगा हमारे पास, एफ एच दे रखा है हमें 36, सो 36 इज इक्वल टू एम दे रखा है 9, ए निकालना है, एंड ए इज इक्वल टू 36/9 विच इज इक्वल टू 4 आई थिंक 4। अब किस में आएगा, देखो एक्सेलरेशन है तो किस में आएगी, ग्राम या नहीं एक्सेलरेशन के होते हैं बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें कितना आएगा सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर सेकंड -2, ये आ गया तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन। अगेन छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट से देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनसे मिलके बड़ा कंसेप्ट बनता है। ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बड़ा कंसेप्ट बनता है, ठीक है। फॉर्मूले मिला के इससे अलग फॉर्मूला बनता है, इसलिए कंसेप्ट कोई भी ऐसा नहीं होता बेटा जो इंपॉर्टेंट ना हो, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा से छोटा F इज इक्वल टू M A क्यों ना हो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा बेटा तुम्हारी बुक में, ये करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में। अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन x एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट t, तो तुम्हें जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दे रखी है x इज इक्वल टू at रेज़ टू पावर 4 माइनस BT³ प्लस CT, ये रखा है। वो कह रहा है ABC एट अ कांस्टेंट एंड दिस इज, वो कह रहा है बेटा फोर्स निकालो। एक बार फ्रेम में देख लो बेटा आ रहा है कि नहीं, कहीं कट रहा हो कोई फायदा नहीं उसका फिर, हाँ ठीक है, बस इतना आ रहा है कि समझ आ जाएगा। वो कह रहा है कि F निकालो, ये कह रहा है हमें A निकालना है पहले, और हमें पता है कि dx/dt अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल। चलो कर लेते हैं, तो कितना आया 4at³ माइनस 3bt² प्लस c ओनली, क्यों, क्योंकि t की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। ऐसे अगर मैं a निकालूंगा तो क्या आएगा dv/dt, इस v की इक्वेशन को दोबारा कर दो तो 3 4 3 12 at² माइनस 3 2 6 bt प्लस c की 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, ये कहां से आया, ये बेटा मैंने ना डिफरेंशिएशन में करवाया तुम्हें, मैंने एक टॉपिक करवाया था मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में करवाया था, उसमें ध्यान देना मैंने करवाया हुआ डिफरेंशिएशन। अगर ये नहीं समझ आया तो वहां पे जाके समझो, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत डिटेल में करवाया है एग्जांपल के साथ, ठीक है। ओके
तो ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू ना, हमें पता है F इक्वल टू एम में होता है, तो F इक्वल टू एम ए, एम हमें पता है, पता ही नहीं है एम, तो एम ए कितना है हमारे पास 1280 स्क्वायर माइनस 6 BT न्यूटन। खत्म, वेरिएबल्स में था बेटा, खत्म हो गया बस। इधर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, ये जो ये वाला हमने किया है बस पार्ट, डिफरेंशिएशन पार्ट। अब ऐसे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी लगी है, डिफरेंशिएशन इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पे यूज हुई है ना, अगर वो ना आती न्यूमेरिकल ना हो पाता। अगला देखते हैं, एक न्यूमेरिकल लास्ट पक्का, फिर फाइनल खत्म करेंगे। ये करते हैं, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये तो पता लग गया ए की वैल्यू क्या है। देखो एक एक चीज लिखते रहते हैं, बताता रहता हूं कि कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है न्यूमेरिकल को। नाउ एट t is equal to 10 second a stone is dropped out of a window of a bus 2 meter high। देखो ध्यान से, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड पे हमने एक स्टोन फेंका जिसकी विंडो मतलब डिस्टेंस कितना था 2 मीटर हाइट थी बेसिकली। तो मैं इसको डिस्टेंस या फिर हाइट ले लेता हूं 2 मीटर, ये रखा है। नाउ आगे देखते हैं, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले बोल रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इन 10.2 सेकेंड। ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं वो, वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो 10.2 सेकेंड पे, ये बोल रहा है। अब बस हाँ ठीक है, और वो बोल रहा है बेटा जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेना, यही बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 लगेंगे। देखो अगर मान लो हम बस में जा रहे हैं, ये बस है, ये बस की विंडो है, इंजन टायर क्वेश्चन लगाया मैंने। जब ये चल रही है, चल कितने से रही है, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दे रखा है वेलोसिटी निकालनी है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से जो चीज स्टार्ट होती है यू की वैल्यू 0 होती है। बस चली और 10 सेकेंड पे उसने एक स्टोन फेंका। देखो यहां से जब ये स्टोन फेंका तो कुछ ऐसे गिरेगा जाके, जब उसने ऐसे फेंका होगा, या देखो जैसे उसने अगर फेंका तो ऐसे गिरेगा, अगर उसने ना फेंका तो छोड़ा होगा तो ये ऐसे गिरेगा जाके। मतलब 2 चीजें होंगी, ठीक है, या तो स्टोन इधर गिरेगा, अगर वहां फेंकेंगे तो स्टोन ऐसे गिरेगा, ठीक है, अगर फेंका होगा तो। अगर छोड़ा होगा तो नहीं, छोड़ा होगा तो स्ट्रेट गिरेगा ना, हाँ यही आएगा फिर। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, ये आया 2 वेलोसिटी होंगे किसी डायरेक्शन में और एक किसी डायरेक्शन में, ये आएगी Vx और ये आएगी Vy। तो ध्यान देते हैं बेटा, ग्रेविटी में g की वैल्यू लगेगी, लेकिन इसमें ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी 0। तो चलो देखते हैं, तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ये x डायरेक्शन में लगाया मैंने। Vx निकालना है हमें, ux कितना है, ux और uy दोनों के दोनों 0, क्योंकि इनिशियल दोनों में 0 थी, प्लस a कितना है हमारे पास ax 0, तो Vx इक्वल टू 0, नो एक्सेलरेशन 4 है, सॉरी ग्रेविटी 0 आएगी, ये तो आएगी। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10, तो इसको सॉल्व में कितना है 40 मीटर पर सेकेंड ओनली। तो बेटा ये आ गया हमारा Vx। ऐसे Vy निकालेंगे, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, नो Vy इज इक्वल टू uy 0 प्लस इसकी ग्रेविटी 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 100, तो Vy इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। फाइनल v निकालना है हमने, नो अंडर रूट कर दो, मैंने बताया वेक्टर, तो v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना है 40 का 1600 प्लस 100 का 10,000, ये सब सॉल्व करेंगे बेटा, ये सब सॉल्व करके तुम्हारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। बस खत्म, और क्या रह गया, एक बार और कुछ रखा है नहीं, अच्छा वो कह रहा है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एज 10.2। देखो जब स्टोन नीचे गिर ही रहा है तो एक्स की डायरेक्शन कोई, देखो ध्यान से देखना कंसेप्ट क्या है। बस क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है स्टोन के ऊपर, ये स्टोन है, ये अकेला नहीं चल सकता, बस फोर्स लगा रही है, तो जब तक बस इस पे फोर्स लगाएगी तब तक इसकी एक्सेलरेशन होगी। अब जब स्टोन को छोड़ा तो बस का कांटेक्ट इससे छूट गया जिससे फोर्स 0, और जब फोर्स 0 हो जाएगी तो ए भी क्या हो जाएगी 0, जब फोर्स 0 होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगी 0, तो 10.2 पे एक्सेलरेशन क्या आएगी 0। बस बेटा इतना ही बहुत है आज के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और